हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहलदार लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ नाटक है उससे संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय एवं नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा था। और आज का वीडियो है जिसमें हम भारत दुर्दशा नाटक को देखेंगे, उसकी कथा वस्तु, इसमें फिर हम देखेंगे इसके पात्र कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या है। और फिर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भारत दुर्दशा जो नाटक है वह 6 अंकों में है, तो मैंने इसमें 6 अंक जो है उसमें क्या क्या है उसको मैंने लिखा है, बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा है। अगर आप नाटक नहीं भी पढ़ते हैं और आज का वीडियो अगर देखते हैं तो आप पूरा नाटक समझ जाएंगे और जो मुख्य बिंदु हैं नाटक के वो सब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप नाटक नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आप उस नाटक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, हम देख रहे हैं भारत दुर्दशा नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कब रचना की गई है तो 1875 में। नेक्स्ट पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है। 1880 में भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन हुआ। रचना हुई है 1875 में, लेकिन इसका प्रकाशन कब किया गया? वह किया गया 1875 में लिखा गया है और 1880 में प्रकाशन हुआ है। ये दोनों डेट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। यह नाटक एक लघु नाटक है। यह एक लघु नाटक है जिसके द्वारा उनकी कहने का मतलब है भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक हैं, ठीक है, जिसके द्वारा उनकी नवजागरण चेतना और राष्ट्रीय बोध अभिव्यक्त हुआ है। कहने का मतलब है इस नाटक के द्वारा जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो अपने समय अपने युग की जो समस्याएं थे उसे उजागर किया है, लोगों को उससे ऊपर उठकर उससे मुक्ति पाने का आह्वान भी करते हैं। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में विभिन्न मनोभाव जो हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में विभिन्न मनोभाव का मानवीकरण, जो भाव है उसी को मानव के रूप में वह प्रदर्शित करते हैं इस नाटक में। तो मनोभाव का मानवीकरण करते हुए प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। यह जो नाटक है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पात्र रखा है वो आप मन के भाव में जो बातें उत्पन्न होती है उसी का मानवीकरण कर प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। जैसे अगर बोलना चाहें तो एक नेगेटिव के तौर पर अगर हम बोलें तो आलस्य जो मनोभाव है उसी को उन्होंने प्रतीक के रूप में, पात्र के रूप में इस नाटक में रखा है। तो उसी पर ये संबंधित ये पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में विभिन्न मनोभाव का मानवीकरण करते हुए प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। तत्कालीन स्थिति भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो समय का युग था, उस वक्त जो समस्याएं समाज में और सामाजिक आर्थिक जो भी समस्याएं थी उसी को उजागर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाटक के माध्यम से भारतवासियों की दुर्दशा पर रोने। नाटक के माध्यम से लेखक जो उस वक्त की समस्याएं थी तो लोग उन समस्याओं को देखते हैं
अगर उसे दूर नहीं कर पाते हैं तो वो रोते हैं कि इसे कैसे दूर किया जाए, इसे हम नहीं दूर कर सकते हैं। तो उसी पर बोल रहे हैं कि नाटक के माध्यम से भारतवासियों की दुर्दशा पर रोने तथा इस दुर्दशा का अंत करने के लिए आह्वान करते हैं। उनका कहना है कि ये जो समस्याएं हैं इस पर रोने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समाज में दुर्दशा है भारत की, उसे दूर करने का समय है, सब मिलकर हम इसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए लोगों को वह आह्वान प्रेरित भी करते हैं। नेक्स्ट है, इस नाटक को प्रतीकात्मक नाटक भी कहा जाता है। जैसा ऊपर में हमने देखा था, मनोभाव का मानवीकरण करते हुए प्रतीक के माध्यम से पात्र को या नाटक में रखे हैं, तो इसलिए इस नाटक को प्रतीकात्मक नाटक भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह नाटक वीर, श्रृंगार तथा करुण रसों पर आधारित है, यह भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस नाटक का अंत सुखद नहीं है। जब आप यह नाटक पढ़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा क्यों सुखद नहीं है, लेकिन जब अगर आप नाटक पढ़ते हैं तो जब आप अंत में आएंगे तो आप पाएंगे कि जो इस नाटक का अंत है वह दुख से भरा हुआ है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस नाटक का अंत सुखद नहीं है। तो ये पॉइंट था भारत दुर्दशा नाटक का। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो भारतेंदु जी ने नाटक में पात्रों को मनोभाव के रूप में जो रखा है उसे देखते हैं। उनके कौन कौन से भाव को उन्होंने पात्र के रूप में नाटक में रखा है। चलिए पहला देखते हैं। देखिए यहाँ भारत दुर्दशा नाटक के पात्र हैं, बहुत सारे पात्र नहीं हैं, कुछ एक पात्र हैं, अच्छे से देखिएगा। चलिए पहला है भारत। भारत देश के बारे में बोला जा रहा है, तो भारत एक मनोभाव है, उसे उन्होंने पात्र के रूप में रखा है। तो भारत कौन है, देखिए भारत दुर्दशा नाटक में भारत नायक है, मुख्य पात्र में है, नायक है, किंतु नाटक में भारत अत्यंत कमजोर चरित्र का है। भारत की जो स्थिति होती है वो उस पर रोता है, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि भारत अत्यंत कमजोर चरित्र का है तथा अपनी वर्तमान स्थिति दशा पर रोता है, जो समस्याएं हैं उस पर वो रोता है। तो ये भारत एक पात्र है। दूसरा है, देखिए भारत दुर्देव, ये कौन है, तो देखिए नाटक में भारत दुर्देव खलनायक के रूप में है। भारत नायक है और भारत दुर्देव खलनायक है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत भाग्य, यह कौन है, तो यह कौन है, देखिए यह भारत का सहयोगी चरित्र है, यह भारत का सहयोगी है। नेक्स्ट है आशा। आशा भी मनोभाव है, हम किसी चीज़ के लिए आशा करते हैं वो अच्छा हो जाएगा, तो एक पात्र है उनके मनोभाव के रूप में आशा। यह भी कौन है, तो भारत की यह भी सहयोगी है। तो यहाँ पर भारत भाग्य और आशा भारत के सहयोगी के रूप में है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए कौन कौन है, यहाँ पर एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सत्यानाश फौजदार, आलस्य, मदिरा, निर्लजता, रोग, अंधकार, डिसलॉयल्टी, ये सब कौन है, तो देखिए यह सभी भारत दुर्देव के सहयोगी हैं। भारत दुर्देव कौन है, खलनायक है, ठीक है, और ये सभी भारत दुर्देव के सहयोगी के रूप में हैं, जो भारत की प्राण निकालने के लिए इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। भारत दुर्देव और इसके जो सहयोगी हैं ये सभी भारत के प्राण लेने के लिए इसके भारत को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं कि कब इसे हम इसके प्राण ले लें, इसे मृत्यु दे दें, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये सब नेगेटिव पात्र हैं, सत्यानाश फौजदार, आलस्य, मदिरा, निर्लजता, रोग, अंधकार, डिसलॉयल्टी, ये सभी नेगेटिव हैं। भारत दुर्देव भी नेगेटिव है, ये सभी नेगेटिव पात्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धिजीवी वर्ग है। इस नाटक में 6 अंक हैं, तो 5वां अंक है उसमें यह बुद्धिजीवी वर्ग का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने उसे भी पात्र के रूप में लिया है, क्योंकि 5वें अंक में ये मुख्य रूप में इनके बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं बुद्धिजीवी वर्ग नाटक का 5वां अंक है। देखिए ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसमें कौन कौन है, तो इसमें एक कवि है, एक एडिटर है, एक सभापति है, एक बंगाली समुदाय का व्यक्ति है, एक महाराष्ट्र समुदाय का व्यक्ति है,
एक देशीय महाशय है और दूसरा देशीय महाशय है, यानी कि 5 कवि, एडिटर, सभापति बंगाली और महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं और 2 देशीय महाशय हैं। तो ये 7 लोगों का एक सभ्य वर्ग है व्यक्तियों का, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया है। तो ये मुख्य पात्र थे इस नाटक में, इसे अच्छे से देखिएगा। अब लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक में ये जो पात्र हैं, इनमें से कुछ जो पात्र हैं उनके वेशभूषा के बारे में भी वर्णन किया है। तो जिनके जिनके वेशभूषा के बारे में लेखक ने वर्णन किया है उसे हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुख्य पात्र की वेशभूषा क्या क्या है उसे हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो भारतेंदु जी ने विभिन्न चरित्र की वेशभूषा का भी स्पष्ट वर्णन इस नाटक में किया है। तो वो कौन कौन है जिनके बारे में वर्णन किया गया है? तो पहला है भारत। भारत दुर्दशा नाटक का नायक है, उसका जो वेशभूषा है उसके बारे में क्या लेखक ने बोला है? फटे कपड़े पहने हुए हैं। कौन? भारत। फटे कपड़े पहने हैं, सिर पर अर्ध मुकुट है, आधा मुकुट है, हाथ में टेकने की छड़ी है, मतलब सहारा लेने के लिए छड़ी है, और स्थिर शरीर है, कमजोर शरीर है। तो ये पहचान किसका है? वेशभूषा का, भारत का है। ठीक है। अब भारत का वेशभूषा क्या है? फटे कपड़े पहने हुए हैं, सिर पर अर्ध मुकुट है, हाथ में टेकने की छड़ी और स्थिर अंग है। दूसरा जो पात्र है भारत दुर्देव, जो खलनायक के रूप में है, उसे किस रूप में दिखाया गया है? तो देखिए, क्रूर आधार क्रिस्टानी है, यानी क्रिश्चियन बोला जा रहा है। ठीक है, क्रूर आधारित क्रिस्टानी है, आधा मुसलमानी वेश है, आधा जो उसका वेश है क्रिश्चियन के रूप में है, आधा मुस्लिम के वेश में है। फिर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हैं, खलनायक के रूप में दिखाया गया है लेखक के द्वारा, इसलिए उसके हाथ में नंगी तलवार है। यह भारत दुर्देव की वेशभूषा के रूप बताया गया है लेखक के द्वारा। अब देखिए, एक पात्र मदिरा, ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर है, देखिए मदिरा भारत दुर्देव के सहयोगी के रूप में है। तो मदिरा का क्या वेशभूषा बताया गया है? तो देखिए, यहाँ बोला जा रहा है सांवली सी स्त्री है, लाल कपड़ा पहने हुए है, सोने का गहना है पहने हुए, और पैर में उसके घुंघरू है। ये किसकी पहचान बताया जा रहा है? वेशभूषा मदिरा की, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट है डिसलॉयल्टी, और इसकी वेशभूषा क्या है? तो पुलिस की वर्दी पहने हुए है, यानी कि यह पुलिस का काम कर रहा है। डिसलॉयल्टी कौन है? पुलिस का काम कर रहा है, और यह भारत दुर्देव जो खलनायक है उसका सहयोगी है। तो यहाँ आपने भारत दुर्दशा नाटक के पात्र और कुछ एक पात्र हैं जिनका वेशभूषा लेखक के द्वारा बताया गया है, यहाँ पर हमने देखा। अब हम देखते हैं नाटक जो है उसकी कथा वस्तु। ये जो नाटक है जैसा मैंने बताया कि 6 अंकों में है, यहाँ पर हम उसकी कथा वस्तु एक नज़र में देख लेते हैं कि इस नाटक का कथा वस्तु क्या है, किस चीज़ के बारे में लेखक ने बताया है। तो देखिए यहाँ पर नाटक की कथा वस्तु, पहला पॉइंट, इस नाटक की शुरुआत प्रतीकात्मक ढंग से होती है जिसमें विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। विभिन्न मनोभाव का मानवीकरण किया गया है, जैसे मैंने अभी बताया था, आलस्य है, मदिरा क्या है? शराब पीते हैं, उसे एक रूप में दिखाया गया है। अंधकार के रूप में भी, अंधकार को भी दिखाया गया है। डिसलॉयल्टी को एक भाव है, उसे भी मानवीकरण कर कर इसका प्रतीक क्या पात्र के रूप में दिखाया गया। तो उसी पर बोला जा रहा है कि इस नाटक की शुरुआत प्रतीकात्मक ढंग से होती है जिसमें विभिन्न मनोभाव का मानवीकरण किया गया है और पात्र के रूप में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है भारत की तत्कालीन दुर्दशा का चित्रण किया गया है। लेखक के द्वारा उनके समय की जो समस्याएं थी भारत में, समाज में, सामाजिक आर्थिक जितने भी बोलेंगे समस्याएं थी, उसे इन्होंने उजागर किया है, चित्रित किया है इस नाटक में, तथा आत्मबोध को जागृत, व्यक्ति के मन में जो आत्मबोध होता है अच्छा करने का, उसे जागृत करने और अपनी दुर्बलता पर मुक्त होने का संदेश इस नाटक के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोगों के बीच में फैलाया है। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लेखक देखिए क्या बोलते हैं, तत्कालीन भारत की दुर्दशा के लिए भारतेंदु जी ने
बाह्य और आंतरिक दोनों कारणों को जिम्मेदार बताया है। भारत में जो समस्याएं उनके समय में थी उसके जिम्मेदार कौन कौन हैं, तो नाटक में भारतेंदु जी ने उसका वर्णन किया है। उन्होंने बाह्य कारण भी और आंतरिक कारण दोनों कारणों को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ पर हम पहले बाह्य कारणों को देखते हैं, उसके बाद आंतरिक कारण को देखते हैं कौन कौन से हैं वो कारण हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, भारत दुर्देव के द्वारा लेखक अंग्रेजी सभ्यता को दिखाते हुए यह स्पष्ट कहते हैं कि अंग्रेजी राज और उनकी शोषणकारी नीतियां हमारी इस दशा के कारण शामिल हैं। मतलब अंग्रेजों का जो राज था उनके समय में, उनके द्वारा जो शोषणकारी नीतियां थी भारतीय लोगों पर, उनका राज जो था, तो भारत की जो दुर्दशा है, समस्याएं थी, उनका मुख्य कारण वो था। तो अंग्रेजी शासन को वो मुख्य कारण मानते हैं बाह्य कारणों में। अब देख लीजिए नेक्स्ट है आंतरिक कौन कौन से वो कारण हैं। किंतु भारतेंदु जी ने अपनी समस्याओं का ठीकरा सिर्फ बाह्य कारणों, अंग्रेजी राज पर ही नहीं छोड़ा है, सिर्फ बाह्य कारणों पर नहीं फोड़ा है। लेखक कहते हैं कि हमारी दुर्दशा के ज़्यादा बड़े कारण हमारे भीतर ही निहित हैं। लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी राज और उनकी शोषणकारी नीतियां तो भारत की समस्याओं का कारण था ही, लेकिन भारतीयों के मन में, उनके अंदर कुछ और कारण है जिसके कारण भी भारत की दुर्दशा इस तरह की हो गई। तो वह कौन कौन से कारण हैं देखिए। ऐसे मुख्य कारण कौन कौन है, तो वह है धर्म, मदिरा, अज्ञान, असंतोष, आलस्य, रोग। ये सभी कारण हैं जो भारत की दुर्दशा, भारत में जो बुराइयां थीं, उन सब का कारण इन सबको बताया गया है। लेखक जोड़ देते हैं कि धर्म को लेखक सबसे बड़ा कारण मानते हैं, सबसे मुख्य और सबसे बड़ा कारण मानते हैं भारत की दुर्दशा में। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा लेखक अन्य कारण बताते हैं, लेखक और भी कारण बताते हैं जिसके कारण यह दुर्दशा है भारत की, जिसके कारण भारत में वर्तमान स्थिति है। वह कौन सा है? अपव्यय है, अदालत है, फैशन, सिफारिश, फूट और लोभ इत्यादि। ये सब भी कारण है जिसके कारण भारत में समस्याएं हैं। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर। तो ये सारी समस्याएं थी। उनका आंतरिक कारण उन्होंने धर्म, मदिरा, अज्ञान, असंतोष, आलस्य, अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, फूट और लोभ आदि को दिया है। और वहीं पर बाह्य कारण में अंग्रेजी राज और शोषणकारी नीतियां जो अंग्रेजों की थी उसे वह बाह्य कारण। तो ये दोनों कारण थे जिसके कारण भारत में समस्याएं उत्पन्न हुई थी उस वक्त। तो ये कथा वस्तु थी। आगे भी एक दो पॉइंट है कथा वस्तु का, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस नाटक के द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि देशोन्नति, देश की जो उन्नति है, देश विकसित होगा, ठीक है, देश की उन्नति एवं अपनी एकता और शक्ति पर भरोसा करने का मूल मंत्र वह लोगों को बताते हैं कि देश की उन्नति और एक दूसरे के बीच में एकता और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने का एक ही मूल मंत्र है। वह मूल मंत्र क्या है? स्वदेशी। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेखक कहते हैं कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाकर देश में हम एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं, एक दूसरे साथ में रहकर शक्ति बन सकते हैं और इससे भारत का उन्नति होगा, भारत में अच्छाइयाँ फैलेगी। तो लेखक इसे मूल मंत्र मानते हैं स्वदेशी को। इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है जाति धर्म। जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि धर्म को सबसे बड़ा कारण मानते हैं भारत में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, भारत की जो दुर्दशा है उसके लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जाति धर्म में बटे लोग निरक्षरता, आलस्य और भाग्य के भरोसे बैठे रहना ही भारत दुर्दशा का कारण है। कुछ लोग होते हैं, और ऐसा नहीं, कुछ लोग, हम लोग भी होते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इस काम को हम क्यों करें, कोई दूसरा भी कर ले। तो उस पर कहा जा रहा है कि जाति धर्म में बटे लोग, कुछ लोग हैं जो इस पर बटे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग आलस्य हैं, कुछ भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं कि मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा। तो ऐसे ही बैठे रहना ही भारत दुर्दशा का मुख्य कारण है।
तो ये कथा वस्तु थी जिसमें लेखक भारत दुर्दशा नाटक के द्वारा कारण बताते हैं जो भारत की समस्या दुर्दशा का कारण थे। तो हमने कथा वस्तु देख लिया। अब जैसे कि इस नाटक में 6 अंक हैं जिसमें यह नाटक संग्रहित है, तो वो 6 अंक जो है, तो हम यहाँ पर एक एक अंक को देखेंगे और 6 अंक को देखने से आप नाटक समझ जाएंगे कि किस अंक में कौन सा चीज़ बताया गया है और नाटक में कौन सा चीज़ है। चलिए एक एक करके हम 6 अंक को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला अंक देखते हैं, भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों का सार। तो वो 6 अंक कौन कौन से देखिए। पहला अंक है, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, लास्ट में आज के वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप मुझे मेरे चैनल पर दीजिएगा। बताया हुआ क्वेश्चन है, मैं पढ़ाया हूँ। चलिए वो लास्ट में देखेंगे, पहले यहाँ पर हम पहला अंक देख लेते हैं। पहला अंक में क्या है, इस अंक में भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा है। लेखक पहले अंक में सबसे पहले भारत की जो प्राचीन गौरव है, इतिहास है, उसके बारे में बताते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी गौरवपूर्ण है तथा विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों के फलस्वरूप देश के दीनहीन दशा का वर्णन किया गया है। तो पहले अंक में ये चीज़ है। दूसरा अंक देखते हैं। दूसरे अंक में क्या है, इस अंक में शमशान, टूटे फूटे मंदिर, बिखरी हुई अस्थियां और कौवे, सियार व कुत्ते का दृश्य है। दूसरा अंक जो है उसमें ये सब दिखाया गया है। और क्या है देखिए, और भारत जो नायक है इस नाटक का, भारत अपने दीनहीन दशा की गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित यानी कि बेहोश हो जाता है, किंतु आशा उसके प्राण बचाती है। पात्र में हमने देखा था आशा सहयोगी थी भारत की। तो भारत अपनी गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन आशा उसके पास होती है तो उसकी प्राण को बचाती है। तो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड अंक है, दूसरा अंक है। अब हम तीसरा अंक देखते हैं। तीसरे अंक में क्या है, तो इस अंक में मैदान का दृश्य, एक मैदान दिखाया गया है जिसमें फौजें के डेरे दिखाए गए हैं, यानी कि सैनिक हैं सभी वहाँ पर। और उसमें क्या है देख लीजिए, इस अंक में मैदान का दृश्य है जिसमें फौजें के डेरे दिखाए गए हैं तथा इसमें लेखक जी ने उन शक्तियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा भारत का सर्वनाश हुआ है। भारत की जो दयनीय स्थिति है, दुर्दशा है, तो लेखक उसका उल्लेख करते हैं कि ये सब कारण है जिसके कारण भारत का सर्वनाश हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं शक्तियाँ, तो देखिए फूट है, एक दूसरे के बीच में विश्वास नहीं करना, असंतोष है, स्वार्थपरता है, हठ है, आलस्य है आदि, ये सब शक्तियाँ हैं जिसके कारण भारत का सर्वनाश हुआ है। चौथा देख लेते हैं अंक क्या कह रहा है। देखिए, इस अंक में अंग्रेजी ढंग से सजे हुए कमरे का दृश्य है। एक कमरा है, चौथे अंक में एक कमरा दिखाया जाता है जो अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ है। इसे याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में अंग्रेजी ढंग में सजे हुए कमरे का दृश्य है, तो आपका आंसर क्या होगा, चौथा अंक। मैं क्वेश्चन लाऊंगा इस पर पूरे नाटक से संबंधित, आप वहाँ पर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ देख लीजिए चौथे अंक में क्या है, इस अंक में अंग्रेजी ढंग से सजे हुए कमरे का दृश्य है जिसमें भारत दुर्देव जो खलनायक है, भारत दुर्देव भारत के नाश का उपक्रम करता है। यानी कि ये जो कमरा है उसमें भारत दुर्देव बैठकर उसके जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर भारत के प्राण यानी उसका नाश करने का प्लान करते हैं, उपक्रम बनाते हैं। तो यह चौथा अंक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। चौथा अंक हमने देख लिया, अब पांचवा अंक देखते हैं। पांचवें अंक में क्या है, तो पांचवा अंक देखिए इसमें क्या है, इस अंक में हमने पात्र में देखा था बुद्धिजीवी वर्ग था, तो पांचवा अंक मैंने वहाँ बताया था। देखिए इस पांचवें अंक में उसका उल्लेख आएगा। तो पांचवा अंक, इस अंक में एक किताब खाना लाइब्रेरी को दिखाया गया है। ठीक है, इस अंक में एक किताब खाना है जहाँ क्या क्या है देख लीजिए, जहाँ एक बड़ी मेज है, कुछ कुर्सियाँ हैं। किताब खाने में क्या है, एक बड़ी मेज है और कुछ कुर्सियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, किताब खाने में बैठकर
एक सभापति, पात्र में मैंने बताया था एक सभापति है, एक संपादक है, एक कवि है, एक बंगाली पात्र है, एक महाराष्ट्र का पात्र है और 2 देशीय महाशय हैं। ये 7 सभ्य व्यक्तियों का एक समूह है, बुद्धिजीवी वर्ग का समूह है। ठीक है, तो ये सभी बैठकर क्या करते हैं, देश को बचाने का उपाय सोचते हैं। ये लाइब्रेरी में बैठकर सभापति, संपादक, कवि, बंगाली, महाराष्ट्र के व्यक्ति और 2 देशीय महाशय देश को बचाने का, जो उस समय जो भारत में समस्याएं थी, जैसे शराब पी रहे थे लोग, फिर किसी पे किसी का विश्वास नहीं था, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, तो ये जो भी समस्याएं थी उनसे बचाव के लिए उपाय सोच रहे थे। देखिए उसके बाद क्या होता है, देश को बचाने का उपाय सोचते हैं, किंतु डिसलॉयल्टी, यह कौन है, तो यह भारत दुर्देव का सहयोगी है। जब ये सोच रहे होते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, उस वक्त डिसलॉयल्टी आ जाता है और इन 7 सभ्य सदस्यों को अंग्रेजी एक्ट के तहत पकड़ लेता है ताकि यह उपाय न सोच सके भारत को अच्छा करने का। तो 5वें अंक में इसका वर्णन है। अब जब आप पढ़ेंगे नाटक को तो आपको मिलेगा। और ये 6ठा अंक है, यहीं पर नाटक का अंत हो जाता है और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जैसा फर्स्ट में मैंने बताया था कि इसका अंत सुखद नहीं है, तो यहाँ पर पता चलेगा वो क्यों कहा गया है। तो 6ठा अंक देख लेते हैं। 6ठा अंक अंतिम अंक है और इसमें क्या दिखाया गया है, वन का दृश्य है। 6ठे अंक में वन का दृश्य है या फिर अंतिम अंक में वन का दृश्य है, जिसमें एक पेड़ या वृक्ष, जिसमें एक वृक्ष के नीचे भारत कौन है, नायक है, भारत को अचेत दिखाया गया है, यानी कि बेहोश है, मूर्छित है। ठीक है, अंतिम अंक में वन का दृश्य है जिसमें एक वृक्ष के नीचे भारत को अचेत दिखाया गया है, जिसे भारत भाग्य, पात्र में मैंने बताया था भारत भाग्य कौन है, भारत का सहयोगी है, तो जिसे भारत भाग्य जगाने की कोशिश करता है। भारत जो अचेत पड़ा हुआ है वृक्ष के नीचे, उसे जगाने की कोशिश करता है, किंतु भारत के न उठने की आशा देखकर भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। देखता है कि भारत अब नहीं उठ रहा है, यानी कि भारत में जो समस्याएं हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो ये सब देखकर भारत भाग्य जो है वह भी, उसके पास एक तलवार होती है, उससे अपने को मारकर आत्महत्या कर लेता है और यहीं पर नाटक खत्म हो जाता है। तो इस तरह के 6 अंक थे और लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 6 अंकों में ही नाटक को समाप्त किया गया है। इसमें 6 अंकों में बहुत सारे, जब आप पढ़ेंगे तो गीत मिलेंगे आपको, कुछ गीत तो काफ़ी लंबे हैं, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। मैंने पढ़ा है, 2-3 बार मैंने पढ़ा है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा अगर 1-2 बार आप पढ़ सके तो। बड़ा नहीं है लेकिन वो गीत जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो भारत दुर्दशा नाटक है उसके मुख्य बिंदुओं को, पात्र को रखा, कथा वस्तु को रखा, इसके जो 6 अंक हैं उसके बारे में बता दिया, 6 अंकों में क्या क्या है। आप नाटक नहीं पढ़ते हैं, आप आज का वीडियो देख लीजिए, आप नाटक के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे और इसी से क्वेश्चन भी बनेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आज मैंने ये बताया है, नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को लाऊंगा जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि वीडियो के अंत में मैंने एक क्वेश्चन रखा आपके लिए, तो चलिए उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है, देखिए मैंने बताया है लास्ट के वीडियो में, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने गीत हैं? 6 अंक है, 6 अंकों में कितने गीत हैं? यहाँ मैंने 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में 10 गीत है, सेकेंड ऑप्शन में 15 गीत है, तीसरे ऑप्शन में 20 गीत है और चौथे ऑप्शन में 12 गीत है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया है। इसका आंसर मेरे चैनल पर आप मुझे मैसेज कर कर, कॉमेंट कर कर बताइएगा। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दें। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप सही दे पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज मैंने जो बताया है, अगर आप लोगों को
आप लोगों को आज का जो बताया हुआ मैटर वो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और वैसे कुछ फ्रेंड होंगे जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो देख लीजिए, और वीडियो देखने पर आपको लगता है कि आपके लिए लाभदायक है तो आप भी इसे लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आगे उसका लिंक आपको मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा, और कुछ दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि सर आप पूरा सिलेबस भी करवाइए, तो विश्वास कीजिए मैं पूरे सिलेबस को पूरा करवाने पर जोर दे रहा हूं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरा सिलेबस जल्द से जल्द करवा दूं। मैं उसमें लगा हुआ हूं। कुछ कारण हो जाते हैं जिसके कारण मैं वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रहा था, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ समय में रेगुलर वीडियो लाऊंगा, और कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को पूरा कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित क्वेश्चन मैं लाऊंगा, तो आप उससे देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।